हेलो एवरीवन। आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है नियो लिबरलिज्म, जिसमें हम समझेंगे इसके मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स और नियो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि नियो लिबरलिज्म के दो एस्पेक्ट होते हैं। एक होता है इकोनॉमिक एस्पेक्ट और दूसरा होता है लिबरल इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट, जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस में एक डोमिनेंट एस्पेक्ट है। और जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस में नियो लिबरलिज्म की स्टडी करते हैं तो हम इसी लिबरल इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट की स्टडी करते हैं, और इसीलिए नियो लिबरलिज्म को लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म या नियो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म भी कहा जाता है। तो हमारा फोकस जो रहने वाला है वो रहने वाला है लिबरल इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट पर, लेकिन आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी कवर कर दूंगी। तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट से तो नियो लिबरलिज्म मानता है कि गवर्नमेंट शुड इंटरफेयर लेस इन द इकोनॉमी। गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है वो कम होना चाहिए इकोनॉमी पे, बल्कि बिजनेसेस और मार्केट्स के पास ज्यादा कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन ये गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि ये मानता है कि गवर्नमेंट एक स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करे मार्केट लाइक रिफॉर्म्स लाने में। और लिबरल इंस्टीट्यूशनल पर्सपेक्टिव से ये क्या कहता है, नियो लिबरलिज्म एम्फसाइज करता है इंटरनेशनल कोऑपरेशन बिटवीन स्टेट्स पर। इसका मानना है कि स्टेट्स के बीच में कोऑपरेशन पॉसिबल है और स्टेट्स इंस्टीट्यूशंस के थ्रू आपस में कोऑपरेट कर सकती हैं, और इस प्रकार की कोऑपरेशन के थ्रू कॉन्फ्लिक्ट और कंपटीशन के चांसेस कम किए जा सकते हैं। इट बिकेम प्रोमिनेंट इन द 1970s। ऐसे कई रीजंस थे जिनकी वजह से ये प्रोमिनेंस में आई ड्यूरिंग द 1970s, और इसको रिवाइवल ऑफ लिबरलिज्म भी माना जाता है। जिस लिबरलिज्म को एक सेटबैक मिला था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो नियो लिबरलिज्म के थ्रू इसका रिवाइवल हुआ। तो वो कौन से रीजंस थे इसकी इमर्जेंस के? सबसे पहला रीजन था राइज ऑफ रियलिज्म। जैसा कि मैंने पहले बताया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से लिबरलिज्म को एक सेटबैक या धक्का लगा, और वहीं से राइज हुआ रियलिज्म का। इससे लिबरलिज्म को एक चैलेंज मिला। लिबरल थिंकर्स को लगा कि हमें लिबरलिज्म में कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे ताकि वो बदलते समय के हिसाब से रेलेवेंट बन सके और रियलिज्म के प्रिंसिपल्स को भी एक चैलेंज दे सके, उसके साथ अच्छे से compete कर सके। तो ये भी रीजन था नियो लिबरलिज्म के आने का। फिर था चैलेंज ऑफ मॉडर्न लिबरलिज्म। मॉडर्न लिबरलिज्म क्या था, ये मैंने लिबरलिज्म वाली वीडियो का जो सेकेंड पार्ट है वहां पर समझाया है। और वैसे भी अगर आप नियो लिबरलिज्म को समझना चाहते हैं उसके लिए लिबरलिज्म को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उन वीडियोस को भी आप जरूर चेक कीजिएगा, लिंक उनका नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मॉडर्न लिबरलिज्म क्या कहता था, ये कहता था कि गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए इकोनॉमी में। क्लासिकल रियलिज्म तो मना करता था गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस को, लेकिन मॉडर्न लिबरलिज्म इस इंटरफेरेंस को सपोर्ट करता था। मॉडर्न लिबरलिज्म ये मानता था कि गवर्नमेंट को अपनी स्पेंडिंग को बढ़ाना चाहिए और हेल्थ, एजुकेशन जैसे स्फेयर्स में फंडिंग बढ़ानी चाहिए ताकि लोगों के बीच में गुड्स और कमोडिटीज की डिमांड बढ़ सके। क्योंकि अगर उनके पास हेल्थ होगी, वो वेल्दी होंगे, एजुकेटेड होंगे, तो ऐसा माना गया कि वो ज्यादा डिमांड करा करेंगे कमोडिटीज को। बट इससे हुआ क्या, इकोनॉमीज को नुकसान होने लगा, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन आ गई, सरकारों का कर्ज या डेथ बढ़ गया। तो इसी वजह से लिबरल थिंकर्स ने सोचा दैट वी शुड गो बैक टू द रूट्स। हमें क्लासिकल लिबरलिज्म की तरफ वापस जाना पड़ेगा, और इसी से इमर्ज हुआ नियो लिबरलिज्म। इसके अलावा राइज ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड राइज ऑफ प्लूरलिज्म भी ऐसे रीजंस थे जिनकी वजह से नियो लिबरलिज्म इमर्जेंस में आया। कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस आए जैसे कि यूनाइटेड नेशंस एंड ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस, जिसमें आते हैं वर्ल्ड बैंक एंड IMF। इन्होंने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया स्टेट्स को साथ लाने में और उनके बीच में कोऑपरेशन कराने के लिए। वहीं प्लूरलिज्म का भी राइज हुआ, नए नए नॉन स्टेट एक्टर्स आए, MNCs और NGOs का राइज हुआ, और ये वो कार्य करने लगे जो पहले स्टेट्स करती थी, और ये इतने केपेबल हो गए कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को भी इन्फ्लुएंस करने लगे थे। और यही नहीं, इन्होंने रियलिज्म को भी एक चैलेंज देना स्टार्ट कर दिया।
क्योंकि प्लूरलिज्म का राइज होना रियलिस्ट प्रिंसिपल्स के बिल्कुल एंटी था। इसके जो प्रोपोनेंट्स हैं वो हैं रॉबर्ट ओ कोहेन, जोसेफ ने एंड अर्न हैस। ये नियो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म के प्रोपोनेंट्स हैं। और अगर हम इकोनॉमिक एस्पेक्ट से बात करें तो नियो लिबरलिज्म के प्रोपोनेंट है फ्रेडरिक हायक। तो अगर हम इसके मीनिंग की बात करें फ्रॉम बोथ इकोनॉमिक एंड लिबरल इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट, तो पहले इकोनॉमिक एस्पेक्ट की बात करते हुए नियो लिबरलिज्म सपोर्ट करता था रिड्यूस्ड गवर्नमेंट इंटरवेंशन को, कि सरकार का जो इंटरफेरेंस है इकोनॉमी में वो कम होना चाहिए, इन कॉन्ट्रास्ट टू द मॉडर्न लिबरलिज्म जो कि सरकार की इंटरफेरेंस को सपोर्ट करता था। इट ऑल्सो प्रमोटेड फ्री मार्केट प्रिंसिपल्स। ये फ्री मार्केट प्रिंसिपल्स को भी सपोर्ट करता था और साथ ही साथ फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, कैपिटल एंड पीपल को भी सपोर्ट करता था, कि विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस देयर शुड बी फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, कैपिटल एंड पीपल। नाओमी क्लेन ने 3 पॉलिसी पिलर्स बताए हैं नियो लिबरलिज्म के। ये जस्ट फॉर योर नॉलेज आपको पता होने चाहिए। तो वो 3 पॉलिसी पिलर्स क्या हैं नियो लिबरलिज्म की? पहला है पब्लिक स्फेयर का प्राइवेटाइजेशन। जो पब्लिक स्फेयर है उसे प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। वहीं कॉर्पोरेट सेक्टर को डीरेगुलेट कर देना चाहिए। जो उस पर रेगुलेशंस लगाई गई हैं उनको हटा देना चाहिए। इनकम और कॉर्पोरेट टैक्सेस को भी कम करना चाहिए और सरकार को अपनी पब्लिक स्पेंडिंग भी कम करनी चाहिए। जनता पे जो पैसा स्पेंड किया जाता है उसे कम करे, जैसे कि सरकार हेल्थ केयर और एजुकेशन में स्पेंड करती है। वहीं अगर नियो लिबरल इंस्टीट्यूशनल पर्सपेक्टिव से बात करें तो नियो लिबरलिज्म स्ट्रेस देता है इंस्टीट्यूशन पर। वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को बहुत इंपॉर्टेंट मानता है इंटरनेशनल रिलेशंस में, और साथ ही साथ वो स्टेट्स की इंटरडिपेंडेंस को भी सपोर्ट करता है। स्टेट्स आपस में म्यूचुअली डिपेंडेंट हो जाएं, उनके बीच में कोऑपरेशन बढ़ेगी और इससे वो इंटीग्रेट हो जाएंगे। इट विल लीड टू इंटीग्रेशन, एक तरह से यूनाइट हो जाएंगे और इससे कॉन्फ्लिक्ट और कंपटीशन के चांसेस घट जाएंगे। और ये मानते हैं कि इंस्टीट्यूशंस भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं देशों के बीच में कोऑपरेशन को बढ़ाने में। तो ये है इसका मीनिंग नियो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म के पर्सपेक्टिव से। और इकोनॉमिक एस्पेक्ट की तरह ये एस्पेक्ट भी फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, कैपिटल एंड पीपल को सपोर्ट करता है। Now let's understand the characteristics of neoliberalism. यहाँ हम जो neoliberalism का इकोनॉमिक एस्पेक्ट है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने वाले हैं। So from economic point of view, neoliberalism supports private property, free market and free trade. फ्री मार्केट में बेसिकली जो टैक्सेस होते हैं या कोटास या टैरिफ्स होते हैं, ये या तो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं या फिर ये मिनिमल तौर से एग्जिस्ट करते हैं। तो ऐसी फ्री मार्केट को नियोलिबरलिज्म सपोर्ट करता है along with free trade and private property. Next is support to the policy of laissez-faire. जैसा कि क्लासिकल लिबरलिज्म था वैसे ही नियोलिबरलिज्म है। वो भी लेसेस-फेयर की बात करता था और ये भी लेसेस-फेयर की बात करता है, लेकिन यहाँ एक डिफरेंस है। नियोलिबरलिज्म कहता है कि स्टेट्स को इंटरवीन तो नहीं करना चाहिए बट एक स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करना चाहिए प्राइवेट बिजनेस सेक्टर के डेवलपमेंट में। वो ऐसी कंडीशंस क्रिएट करें जिनके थ्रू प्राइवेट सेक्टर का विकास हो सके, और इसी के लिए स्टेट को एक स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करना चाहिए, एक स्टिम्युलेटर का रोल प्ले करना चाहिए जो कि डेवलपमेंट को स्टिम्युलेट कर सके। इट सपोर्ट्स रिमूवल ऑफ रेगुलेशंस एंड बैरियर्स। जितने भी ट्रेड से रिलेटेड रेगुलेशंस और बैरियर्स हैं उनको रिमूव कर देना चाहिए, और जो सरकारी कंपनियां हैं उनको प्राइवेटाइज कर देना चाहिए, क्योंकि ये स्टेट के इंटरवेंशन को क्रिटिसाइज करता है। इसके साथ ही साथ गुड्स, कैपिटल एंड लोगों का एक फ्री मूवमेंट होना चाहिए, एक इजी तरीके से विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शन गुड्स, कैपिटल्स एंड पीपल एक देश से दूसरे देश में मूव कर सकें। इसको ये सपोर्ट करता है। सो बेसिकली ये यहाँ ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहा है और ये वर्ल्ड मार्केट को प्रायोरिटी देता है ओवर द डोमेस्टिक मार्केट। वो तो है ही, क्योंकि ये फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल पीपल को सपोर्ट करता है।
और क्योंकि ये फ्री ट्रेड पर बेस्ड है, ये इंटरनेशनल मार्केट को इंटरनल या डोमेस्टिक मार्केट के ऊपर इम्पोर्टेंस देता है, जिसका मतलब ये है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को नेशनल इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर एक प्रायोरिटी दी जाएगी। इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रेड को भी सपोर्ट करता है और ग्लोबल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को भी सपोर्ट करता है। एक ग्लोबल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होना चाहिए थ्रू फ्री ट्रेड एंड फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, कैपिटल एंड पीपल। एंड फर्दर इसका मानना है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन टेक प्लेस थ्रू, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हो सकती है? एक स्टेट की इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकती है डोमेस्टिक मार्केट्स को लिबरलाइज करके। डोमेस्टिक मार्केट में जो रेगुलेशंस हैं, जो ट्रेड बैरियर्स हैं, उनको कम करके या उनको खत्म करके। साथ ही साथ जो ट्रेड है या एक्सचेंज रेट पॉलिसीज हैं, उनको भी लिबरलाइज किया जाए। जो इन पे रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको कम किया जाए और डोमेस्टिक मार्केट में सरकार की इंटरवेंशन को कम किया जाए। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं नियो लिबरलिज्म के फ्रॉम द इकोनॉमिक एस्पेक्ट। और इसका जो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है वो है पॉलिसीज ऑफ मार्गरेट थैचर एंड रोनाल्ड रीगन। साथ ही साथ नाफ्टा भी इसका एक एग्जाम्पल है। नाफ्टा या नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट एक ऐसा अग्रीमेंट था जो कनाडा, मेक्सिको और यूएस के बीच में साइन हुआ था और इसके थ्रू इन तीनों ही देशों ने अपने सारे के सारे ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया था। बेसिकली अपने कंट्रीज खोल दिए थे ट्रेड के लिए ताकि इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ सके और इन तीनों देशों को बेनिफिट मिल सके। वहीं अब आता है नियो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म, जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस में नियो लिबरलिज्म का मेन एस्पेक्ट है। यहां तक कि जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस में नियो लिबरलिज्म की स्टडी करते हैं तो हम इसी नियो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म को एज नियो लिबरलिज्म समझते हैं। हर किसी को ये नहीं पता कि इसका एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी है। तो पहला की आइडिया या एजम्पशन जो है नियो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म का, वो ये कि इट एक्सेप्ट्स द अनार्की एट इंटरनेशनल लेवल। क्लासिकल लिबरलिज्म जो था वो अनार्की की बात नहीं करता था, वेराज रियलिज्म इसकी बात करता था। रियलिज्म कहता था कि इंटरनेशनल लेवल पर अनार्की है और इसी बात को यहाँ नियो लिबरलिज्म या नियो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म ने मान लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। क्योंकि भाई बदलते समय के अनुसार अपने आप को रेलिवेंट तो बनाना था ना, रियलिज्म को कंपटीशन देना था। तो इन्होंने मान लिया कि अनार्की है, नहीं है कोई सेंट्रल अथॉरिटी इंटरनेशनल लेवल पर। और इसी के साथ ही साथ ये 2 कदम और आगे निकल गए। वो कैसे? वो ऐसे कि रियलिस्ट तो ये मानते हैं कि अनार्की की वजह से कोऑपरेशन नहीं हो सकती है स्टेट्स के बीच में। इसी बात को नियो लिबरलिस्ट क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि अनार्की की वजह से कॉन्फ्लिक्ट नहीं बल्कि कोऑपरेशन भी हो सकता है। Next feature is that the states are the dominant actors in international relations. International relations में states और non-state actors दोनों ही exist करते हैं, but जो dominating role play करता है वो होती हैं states। और international relations में इन्हीं states के बीच में cooperation सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तभी हम war या conflict को reduce कर सकते हैं। साथ ही साथ नॉन स्टेट एक्टर्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं स्टेट्स। एंड स्टेट्स ऑलवेज एक्ट इन अकॉर्डेंस विद देयर ओन इंटरेस्ट्स। स्टेट्स हमेशा अपने इंटरेस्ट में एक्ट करती हैं। तो ऐसे एरियाज में जहां स्टेट्स के म्यूचुअल इंटरेस्ट होते हैं या कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, उन एरियाज में कोऑपरेशन पॉसिबल हो पाता है। Neoliberal institutionalism supports absolute gains instead of the relative gains. Relative gains होता है जब एक स्टेट सिर्फ अपने गेन्स नहीं देखती है बल्कि दूसरे स्टेट के गेन्स को भी देखती है, लेकिन एब्सोल्यूट गेन्स में एक स्टेट सिर्फ और सिर्फ अपने गेन को देखती है। तो नियोलिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म मानता है कि स्टेट्स एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करती हैं एब्सोल्यूट गेन्स को अचीव करने के लिए, और कोऑपरेशन करते वक्त वो ये नहीं देखती कि दूसरे स्टेट के क्या गेन्स हो रहे हैं। हालांकि नियोलिबरलिज्म यहाँ ये भी मानता है कि स्टेट्स कोऑपरेट तो आपस में करती हैं, बट उनमें एक डर बना रहता है कि कोई स्टेट चीटिंग ना कर ले या रूल्स के साथ कंप्लाई करने से मना कर दे। तो यहाँ पर आता है इंस्टीट्यूशंस का रोल।
इसलिए ये स्ट्रेस देते हैं इंस्टीट्यूशंस पर भी। इंस्टीट्यूशंस ही ऐसे मीडिएटर होते हैं जो हेल्प करते हैं स्टेट्स की एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने में। तो जो स्टेट्स का डर है चीटिंग का, उसको ये इंस्टीट्यूशंस दूर करते हैं। ये स्टेट्स को एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं जिनके थ्रू उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन बैठता है। Neoliberal institutionalism emphasizes on transnational issues like economic and environmental concerns. Neoliberal institutionalism transnational issues पर भी emphasize करता है, जिनमें economic और environmental concerns आते हैं। Transnational issues में ऐसे issues आते हैं जो एक state की problem नहीं होती बल्कि बहुत सारी states की problem होती है, और इसीलिए neoliberalism इन पर emphasize करता है। क्योंकि अगर ट्रांसनेशनल इश्यूज को सॉल्व करना है तो काफी सारे देशों को साथ में आना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा ताकि उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। ऑल्सो कोऑपरेशन इन वन फील्ड विल लीड टू कोऑपरेशन इन अदर फील्ड्स एज वेल। एक फील्ड में जब स्टेट्स कोऑपरेट करेंगी तो अपने आप दूसरे फील्ड्स में भी उनके बीच में कोऑपरेशन होने लगेगी, ऐसा नियोलिबरलिज्म का मानना है, और इसको स्पिल ओवर इफेक्ट बोला जाता है। So that means कि अगर states economic field में cooperate कर रही हैं, that will further lead to cooperation in political field as well. और इसी cooperation की वजह से क्या होगा? Interdependence between the states. States mutually dependent हो जाएंगी एक दूसरे पर, और इसी से related कोहेन और ने एक concept दिया है जो है complex interdependence का। कोहेन और ने का मानना है कि जब स्टेट्स एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने लगेंगी तो इकोनॉमिक फील्ड में उनके बीच में एक इंटरडिपेंडेंस हो जाएगा, और जैसे ही इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस होगा इससे कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स बनेंगे इंटरनेशनल रिलेशन में, क्योंकि नई नई प्रकार की इंटरैक्शंस इमर्ज होंगी। सिर्फ स्टेट टू स्टेट इंटरैक्शन नहीं होगा बल्कि नॉन स्टेट एक्टर्स के बीच में भी इंटरैक्शन होगा। एक देश का एनजीओ दूसरे देश के एनजीओ के साथ इंटरैक्ट करेगा, और पीपल टू पीपल इंटरैक्शन भी बढ़ जाएगा एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरडिपेंडेंस। तो एक कॉम्प्लेक्स वेब या जाल इमर्ज हो जाएगा इंटरडिपेंडेंस का, जिसमें अलग अलग प्रकार की इंटरैक्शंस होंगी। कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस के इस कॉन्सेप्ट को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि नियोलिबरलिज्म का पार्ट 2 होगा। एंड ऑल दिस विल लीड टू फर्दर इंटीग्रेशन। देशों के बीच में कोऑपरेशन होगी, इंटरडिपेंडेंस बढ़ेगी। इससे क्या होगा कि एक इंटीग्रेशन हो जाएगा इकोनॉमीज का। सारी इकोनॉमीज एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट हो जाएंगी, एक दूसरे में मिल जाएंगी। ट्रेड बैरियर्स नहीं रहेंगे, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड पीपल होगा, जिससे सभी स्टेट्स को बेनिफिट मिलेगा और कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे। And further, globalization is a result of an increase in linkages and interconnectedness. ये जो growing integration है, ये यहाँ globalization की तो बात हो रही है। देशों के बीच में जो linkages बढ़ेंगे, आपस में उनके लिंक बढ़ेंगे, उनके बीच में interconnectedness बढ़ेगी, उससे क्या होगा? उससे globalization ही तो आएगी, और globalization भी तो सपोर्ट करती है free flow of goods, technology, information, services, people। और इस प्रक्रिया ने भी वर्ल्ड को एक कनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट प्लेस बनाया है। सो नियोलिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म ये मानता है कि ग्लोबलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो भी देशों के बीच में बढ़ते लिंकेजेस और इंटरकनेक्टेडनेस का रिजल्ट है। तो ये थे नियोलिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म के की आइडियाज, और ये था हमारा आज का टॉपिक। इसमें हमने नियोलिबरलिज्म को दोनों एस्पेक्ट से समझा, इकोनॉमिक एस्पेक्ट से भी और नियोलिबरल इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट से भी। कुछ सब टॉपिक्स इसके अभी भी रहते हैं कि कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस क्या है, कैसे नियोलिबरलिज्म क्लासिकल लिबरलिज्म से डिफरेंट है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है और किस बेसिस पर इसको क्रिटिसाइज किया गया है। ये सब हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट में समझने वाले हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।